देखो ये भी है ना, एक हमारे टॉपिक लगा हुआ है भाषा विज्ञान। जब भाषा विज्ञान आप सिलेबस खोल के जब देखते हैं ना 5वीं यूनिट में, भाषा विज्ञान तो लगा है, लेकिन वहाँ पे ना पूरा भाषा विज्ञान नहीं दिया गया है। उसमें कुछ कुछ टॉपिक उठाए गए हैं, जैसे भाषा व वाक में अंतर, या लौकिक भाषा व वैदिक भाषा में अंतर क्या था। इस प्रकार से कुछ कुछ टॉपिक अलग से दिए गए हैं। तो उनमें एक टॉपिक है भाषा व वाक में अंतर। देखो भाषा ना या तो किसी राष्ट्र की हो सकती है, जैसे हमारे राष्ट्र की तो कोई भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हम तो केवल मात्र हिंदी को राजभाषा मानते हैं। लेकिन होती है जैसे फॉरेन कंट्रीज होती हैं, ऐसे लगा लो मतलब किसी पूरे राष्ट्र की एक भाषा है। अगर हम ऐसा सोच लेते हैं एक बार के लिए कि हमारे पूरे राष्ट्र की संस्कृत भाषा है, तो वो क्या होती, भाषा किसी राष्ट्र की होती है, किसी राज्य की, मतलब एक उच्च स्तर पर होती है। और वाक क्या होती है, वाक तो केवल मात्र एक छोटी सी होती है, मतलब भाषा जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस वाणी के द्वारा हम बोलते हैं, जिस भाषा को हम, जिन विचारों को हम जिसके माध्यम से प्रकट करते हैं ना, वो वाणी होती है। तो देखो भाषा कैसी है, यह सूक्ष्म भावात्मक होती है, अर्थात अत्यधिक सूक्ष्म होती है। जबकि वाणी कैसी होती है, यानी वाक होती है, वो स्थूल भौतिक होती है। भाषा स्थायी होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ये भाषा बोल दी जाए, संस्कृत भाषा हमारे राज्य की भाषा बनेगी, राष्ट्रभाषा बनेगी, तो दूसरे दिन अंग्रेजी भाषा आ जाएगी, तीसरे दिन हिंदी भाषा। ऐसा नहीं होता है। भाषा स्थायी होती है, जबकि वाक क्या होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि हमें जिसमें बोलना होता है हम उसी में बोलते हैं। अगर हम किसी को भावों को समझा रहे हैं, तो अगर हमें हिंदी अच्छी लग रही है तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर देते हैं अपनी वाणी के थ्रू। अगर हमें इंग्लिश अच्छी रही लगती है तो हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। अगर हमें बोलने में संस्कृत अच्छी लगती है तो हम अपनी वाणी से संस्कृत भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारी वाणी यानी जो वाक होती है वो स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। जबकि भाषा कैसी है, भाषा अपनी जगह स्थायी होती है। भाषा के द्वारा विचार संप्रेषण या विनिमय से ज्ञान होता है। संप्रेषण मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, अपने भावों को एक दूसरे आदान प्रदान करना। तो ये सब भाषा के अंतर्गत ही होता है, वह भाषा का वास्तविक रूप होता है। भाषा द्वारा जो विचार विनिमय किया जाता है वह वाक होता है। भाषा अनिर्वचनीय है, अर्थात हम भाषा के बारे में कह नहीं सकते हैं, बहुत अनिर्वचनीय है। जबकि वाणी का एक क्राइटेरिया होता है जिसके बारे में हम विशेषता या उसकी डिस्क्वालिटी, हम सब कुछ उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन भाषा में हम ऐसा नहीं कर सकते। भाषा सूक्ष्म व नित्य होती है, नित्य होती है, बल्कि वाणी क्या होती है, यानी वाक जो होती है वो विनाशशील व स्थूल होती है। भाषा स्फोट तत्व है, जैसे हम व्याकरण में पढ़ते हैं ना, स्फोट तत्व और नाद तत्व। स्फोट यानी जो शब्द होते हैं वो हमेशा नित्य रहने वाले हैं। तो भाषा किस प्रकार की स्फोट तत्व होती है, बल्कि वाणी जो होती है यानी जो वाक होती है वो नाद तत्व होती है। भाषा साध्य है, बल्कि वाणी एकमात्र भाषा को दर्शाने का साधन होती है। श्रवण द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान भाषा होती है, और भाषा का संभाषण किसके द्वारा किया जाता है, वाक के द्वारा इसका संभाषण किया जाता है। अब देखो ये भी एक टॉपिक लगा हुआ कि भाषा व बोली में अंतर क्या है, यानी भाषा कैसी होती है और बोली कैसी होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो भाषा होती है वो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, पूरे राज्य में बोली जाती है। और बोली क्या होती है, बोली मतलब इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे मैं कोई बोली बोल रही हूँ, मेरा जो समाज है वो बिल्कुल हरियाणवी बोल रहा है, दूसरा जो समाज है वो कोई और भाषा बोल रहा है। अवध के लोग अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं कन्नड़ भाषा, कन्नड़ के अंतर्गत ही राज्य में रहने वाले अलग अलग भाषाओं बोलियों का प्रयोग करते हैं। तो वो होता है, भाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। भाषा का साहित्य भंडार विपुल व विस्तृत होता है, जबकि बोली का साहित्य अति अल्प होता है। भाषा से बोली की उत्पत्ति हुई है, मतलब मूल रूप से भाषा क्या है, जननी है। बोली की भाषा से उत्पत्ति होती है, और बोली भाषा की क्या है, जन्मदात्री, यानी जन्म देने वाली है। भाषा बोली की माँ होती है, माँ यानी भाषा ने जन्म दिया है बोली को, इसलिए भाषा बोली की माँ होती है, जबकि बोली भाषा की पुत्री है। भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। जो भाषा है, जैसे हमारे राज्य की राजभाषा हिंदी होती है, उसी के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां आती हैं। जबकि बोली की उपजीव्यता भाषा एक ही है, बोली के अंतर्गत कोई बोली नहीं आती है। बोली स्वयं भाषा से निकली हुई होती है, बोली का जो उपजीव्य है वो भाषा ही होती है। भाषा राज्य की हो सकती है, राष्ट्र की हो सकती है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हो सकती है, मतलब पूरे विश्व में ही
एक ही भाषा बोली जाए, पूरे राज्य में एक भाषा बोली जा सकती है, पूरे राष्ट्र में एक भाषा बोली जाती है। जबकि बोली क्या होती है, जनपद में होती है, ग्राम में होती है। जैसे कुछ कुछ दायरे ऐसे होते, कुछ समाज, कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर एक बोली का प्रयोग होता है, लेकिन वहीं थोड़ा सा आगे निकल करके कुछ अलग बोली आ जाती है, वहीं थोड़ा सा आगे निकल के कुछ और अलग बोली आ जाती है। भाषा का वाक्य परिष्कृत होता है जबकि बोली का वाक्य अपरिष्कृत होता है। भाषा क्लिष्ट व कृत्रिम होती है, बल्कि बोली क्या होती है, सहज व सरल होती है, क्योंकि भाषा को हम एक प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा जैसे बनी हुई है, जिस प्रत्यय इत्यादि से लग करके बनी होती है, जिस जो शब्द भाषा का है हम उसे ही प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा कोई प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि बोली में तो हम कुछ भी बोल लेते हैं, उसका कोई व्याकरण नहीं होता है। आगे एक टॉपिक और है, उसमें क्या है, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत में अंतर। देखो संस्कृत दोनों है, लेकिन एक वैदिक संस्कृत होती थी और तुरंत बाद लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत में क्या है और लौकिक में क्या है, तो उसको लिए दर्शा रहे हैं कि ध्वनियों में ढ और ढ, जिह्वा मूल्य, उपपद मान्य इत्यादि का प्रयोग होता था। अगर देखा जाए ना वैदिक संस्कृत में, तो पहले ना ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था, जिह्वा मूल्य, उपपद मान्य, जैसे हम वेदों को पढ़ते हैं तो, और सबसे पहले तो ऋग्वेद का जो पहला ही मंत्र है अग्नि मीढ़े, वहाँ पर ढ का प्रयोग हुआ इस प्रकार से। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं होता है, इसमें ये ध्वनियाँ नहीं रही, यानी लौकिक संस्कृत में ऐसी ध्वनियाँ नहीं आती हैं। पहले वैदिक में होता था कि जहाँ जिह्वा मूल्य का प्रयोग भी करते थे। उपपद मान्य यानी प और फ से पूर्व में आधा आधा विसर्ग लेना उपपद मान्य होता है। तो वैदिक संस्कृत में इनका प्रयोग था, लेकिन लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं है। वैदिक संस्कृत जो थी उसमें री स्वर का प्रयोग किया जाता था। कई जगह हमने देखा री शब्द लिखा मिलता है, लेकिन आजकल री शब्द कहीं नहीं मिलता, हम री से ही काम चला लेते हैं। तो री शब्द का जो प्रयोग है वो प्रायः लुप्त हो गया है। आगे कहा उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग किया जाता था। देखो अगर हम पहले वाले ऋषि मुनियों को देखते हैं तो वहाँ पे है ना स्वरों की विधि से वो मंत्रों का उच्चारण करते थे। जैसे हम पाणिनीय शिक्षा में भी पढ़ते हैं कि जो मनुष्य स्वरों के साथ मिला करके वेदों का उच्चारण नहीं करता, वो वेदों की नज़र में ही मतलब कि पाप पुण्य इत्यादि का भागीदारी होता है। लेकिन अब जब भी हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, हमारे सामने कोई पंडित आचार्य इत्यादि वेदों का पाठ करते हैं, तो वो स्वरों का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब वैदिक संस्कृत में क्या था, उदात्त आदि जो स्वर थे वो प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं रहा। आगे है स्वर प्रयोग संगीतात्मक था। देखो तब स्वरों का जो प्रयोग किया जाता था ना, वो संगीत लय तालबद्धता के साथ किया जाता था, जबकि अब स्वरों का प्रयोग बलाघात्मक है, बस केवल मात्र। पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों स्वर होते थे, जबकि आजकल के अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो ह्रस्व तो मिल जाएगा और दीर्घ भी मिलता है, लेकिन प्लुत नहीं मिलता है। शब्द रूपों में भी बहुत विविधता थी। जैसे शब्द रूप बनते थे, अब बहुत सारे अनेक प्रकार के शब्द रूप बनते थे, लेकिन अब विविधता कम हो गई है। पहले लकारों में लेट लकार का प्रयोग होता था, जबकि प्रायः अब लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लट, लोट, लिंग, विधिलिंग इत्यादि 10 लकारों का प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो 11वां लेट लकार होता है। भवाति, भाविष्यति इस प्रकार से चलता है, तो हमसे सीधा यही बोल के छुड़वा दिया जाता है कि ये ना वेदों में प्रयोग होता है। तो लेट लकार का प्रयोग वैदिक था, अब लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता है। पुरुष, वचन, विकरण, लकार आदि में परिवर्तन होता था, जबकि ये परिवर्तन अब निषिद्ध हो गए हैं। लुंग, रिंग आदि में अट का आगम अनिवार्य नहीं था, जबकि अब अनिवार्य है। देखो हम लुंग, रिंग इत्यादि जब शब्द बनाते हैं तो एक सूत्र आता है, लुंग, लंग, रिंग अक्सवडु दाता है, इस प्रकार से एक शब्द आता है। उसमें क्या होता है, हम अट का आगम करते हैं, तभी तो अभवत बनता है, अभूत बनता है, तभी तो अ आता है। लेकिन पहले ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब जरूरी हो गया है लौकिक संस्कृत में। पहले क्या था, तुम, त्वा आदि अर्थों में अनेक प्रत्यय होते थे, लेकिन अब इसमें कुछ ही प्रत्यय शेष रह गए हैं। पहले संधि नियम ऐच्छिक होता था, मतलब इच्छा हो तो संधि कर लो, नहीं इच्छा हो तो मत करो, लेकिन अब संधि नियम जो है वो क्या हो जाता, अनिवार्य है। पहले उपसर्ग स्वतंत्र होते थे, लेकिन अब स्वतंत्र नहीं रहे, मतलब हर उपसर्ग का अपना कोई अर्थ होता है। ईम, सीम, वई आदि निपात होते थे, लेकिन अब ये निपात नहीं रहे। तरप, तमप प्रत्यय संज्ञा शब्दों से भी होते थे, लेकिन तर और तम प्रत्यय विशेषण शब्दों के साथ ही हो जाते हैं। पहले संज्ञा शब्दों में भी इनका प्रयोग होता था तर और तम प्रत्यय का, लेकिन अब क्या है, तर और तम प्रत्यय केवल मात्र विशेषण शब्दों में ही रह गए हैं। छंद पूर्ति के लिए स्वर भक्ति का प्रयोग किया जाता था।
लेकिन अब स्वर भक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। स्वर भक्ति अगर आपको ध्यान में हो तो हमने ऋक प्रातिशाख्य में पढ़ी है, दीर्घ स्वर भक्ति और ह्रस्व स्वर भक्ति, इस प्रकार से हम र और ल की स्वर भक्ति करते हैं। तो वहाँ पे छंदों की पूर्ति के लिए पहले वैदिक में स्वर भक्ति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, यानी स्वर भक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखो, भाषा विज्ञान में एक टॉपिक दिया गया है वाक्य का लक्षण। क्रिया और कार्य इत्यादि से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब जो क्रिया से भी युक्त हो और कारक इत्यादि से भी युक्त होता है, ऐसे पदों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के साथ कर्ता, करण आदि की उपस्थिति से युक्त पदों के समूह वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के भेद। भाषा विज्ञान की दृष्टि से विविध भाषाओं में उपलब्ध वाक्यों को 5 भागों में बांटा गया है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत है ये। जैसे हम दर्शनों में देखते हैं तो वाक्य के 3 भेद योग्यता के आधार पर, सन्निधि के आधार पर और आकांक्षा के आधार पर बांट देते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान में 5 प्रकार से बांटा है। आकृति मूलक, रचना मूलक, अर्थ मूलक, क्रिया मूलक और शैली मूलक। मतलब आकृति मूलक ये 4 प्रकार के होते वाक्य, रचना मूलक के अंतर्गत 3 प्रकार के वाक्य आते हैं, अर्थ मूलक के अंतर्गत 8 प्रकार के आते हैं और क्रिया मूलक के अंतर्गत 2 प्रकार के आते हैं, शैली मूलक के अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं। अगर ये आगे वाले न याद हों तो कम से कम इतना जरूर याद रखना कि वाक्य के 5 भेद आकृति मूलक, रचना मूलक, अर्थ मूलक, क्रिया मूलक और शैली मूलक के आधार पर वाक्य को इतने भागों में बांटा हुआ है। तो ये था आपका भाषा विज्ञान। आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो आज भाषा विज्ञान पूरा होता है। कहीं किसी को कोई मतलब कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा है ये।